नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु सर आप सभी हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा आप सभी साथी कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। उम्मीद है स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो आइए चलते हैं मुद्दे की ओर। और मुद्दा हमारा ये है कि कल आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और आज हमें राष्ट्रपति में महाभियोग प्रक्रिया पे बात करनी है ना। चलिए, अगर महाभियोग प्रक्रिया की हम बात करें, राष्ट्रपति टॉपिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे अनुच्छेद 61 की हमें बात करनी है। अनुच्छेद 61 की हमें बात करनी है और अनुच्छेद 61 में आपने हेडिंग बनाया होगा महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया की आपने बात करी होगी और इसके आगे मैंने इसे लिखा होगा कि यह प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है ना भैया। यह प्रक्रिया अर्धन्यायिक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। चलिएगा, अब महाभियोग प्रक्रिया होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, पूछेंगे सवाल भी आपसे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि महाभियोग प्रक्रिया किस सदन से आरंभ किया जाएगा, तो जवाब होगा संसद के किसी भी एक सदन के द्वारा। किसी भी एक सदन के द्वारा कितने लोग आरोप लगाएंगे, द्वारा एक चौथाई सदस्यों के द्वारा। एक चौथाई सदस्यों एक चौथाई सदस्य राष्ट्रपति पर कौन सा आरोप लगाएंगे, तो राष्ट्रपति पर संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाएंगे। संवैधानिक असमर्थता का आरोप लगाया जाएगा। तो एक चौथाई सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति पर कौन सा आरोप लगाया जाएगा, तो केवल और केवल संवैधानिक असमर्थता का ही आरोप लगाया जाएगा और कोई आरोप इन पर लगाया नहीं जाता है। कितने सदस्य आरोप लगाएंगे, तो दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के एक चौथाई सदस्य इन पर आरोप लगा सकते हैं। क्लियर है भाई। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो इसके बाद क्या होता है, 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। तो 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ठीक है, 14 दिन तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी का मतलब हो गया कि 14 दिन का समय राष्ट्रपति महोदय को दिया जाएगा, यानी राष्ट्रपति को उन पर लगे आरोपों की सूचना 14 दिन पहले ही दे दी जाएगी। अब देखिए भाई, जिस सदन ने आरोप लगाया है, यदि वह सदन दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। मान लीजिए आरोप किसने लगाया, लोकसभा के एक चौथाई सदस्यों ने आरोप लगाया, तो अब सबसे पहले प्रस्ताव कौन पारित करेगा, लोकसभा। कौन से बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। ठीक है, अब यहां पे कहा जाएगा कि राष्ट्रपति स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से अगले सदन में सफाई प्रस्तुत करेगा। आगे देखिएगा, यदि यह सदन भी दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण। ठीक है भाई, तो यह है पूरा महाभियोग प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि इसे अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं, तो मान लीजिए लोकसभा ने आरोप लगाया, दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित किया, लेकिन अगले सदन ने प्रस्ताव पारित नहीं किया, तो क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा? तो नहीं होगा, तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसे कैसी प्रक्रिया कही गई, अर्धन्यायिक प्रक्रिया कही गई है, क्वासी जुडिशियरी प्रक्रिया मानी गई है। ठीक है भाई, ये आपने कर लिया। अब देखिए प्रश्न पूछेगा कि यदि राष्ट्रपति पर लोकसभा ने आरोप लगाया है तो मामले की जांच कौन करेगा। यदि लोकसभा ने आरोप लगाया है तो मामले की जांच कौन करेगा, तो मामले की जांच अगला सदन करेगा। ठीक है भाई, आइए आगे। अब देखिए, अगर कोई आपसे यह पूछे कि महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति कितने दिन में अपना पद छोड़ देगा, महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राष्ट्रपति कितने दिन में अपना पद छोड़ देगा भाई। देखिए, अगर राष्ट्रपति पर राज्यसभा ने आरोप लगाया तो लोकसभा जांच करेगा, लोकसभा ने आरोप लगाया तो राज्यसभा जांच करेगा, यह नियम है। चलिए भाई, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो राष्ट्रपति अपना पद कितने दिन में छोड़ देगा। चलिए भाई, यहां पे अगर हम बात करें, नोट करके कुछ बातें कर लेते हैं जल्दी, तो पहला पॉइंट आप नोट में भी याद रखिएगा कि महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग पूर्ण होते ही राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से खाली हो जाएगा।
राष्ट्रपति का पद तत्काल प्रभाव से खाली हो जाएगा, है ना भैया, तुरंत खाली। भैया अगर किसी पर आरोप लगेगा तो उसे हम क्यों पद पर बैठाएंगे, उसे तत्काल प्रभाव से पद से हटा देंगे। दूसरा देखिएगा, देखें महाभियोग प्रक्रिया में, महाभियोग प्रक्रिया में राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत। इसका मतलब समझ रहे भाई, अब इसका मतलब समझे 3 लाइन में। पहला लाइन यानी यहां से मैं तीसरा लाइन ही लिख दूं तो कहेंगे कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। आगे देखिएगा, चौथा पॉइंट क्या कहता है, कहेंगे विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, लेकिन पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। पांचवा देखिएगा, विधान परिषद ना तो निर्वाचन में भाग लेता है, ना ही पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। ना ही पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्लियर है भाई, छाप लीजिए। अब यहां से कुछ भी आपसे पूछे, सब कुछ आपके कॉपी में नोट है। बिहार के छात्रों को मैं पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1.5-2 साल से। केजीएस में तो मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिहार में मेरी क्लास जो पहली बार लगी थी वो दरोगा के यूट्यूब चैनल से मैंने लेना शुरू किया था, और मैं वहां से पढ़ाते हुए बीपीएससी के छात्रों तक को पढ़ाने लगा, यानी आप सभी बीपीएससी के छात्र हैं। लेकिन गुरुजी का वो विषय तय हो जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर आपके लिए घातक होगा। जाऊंगा की बात, उसके बाद आप कार्य या शक्ति, राष्ट्रपति की कार्य या शक्ति की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की कार्य या शक्ति 2 प्रकार की है। राष्ट्रपति की कार्य या शक्ति 2 प्रकार की है। एक को हम कहेंगे सामान्य शक्ति, और एक को हम कहेंगे आपातकालीन शक्ति। अब देखियो, सामान्य शक्ति की बात मैं करूं भाई, तो यहां पे सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति, फिर हम दूसरी शक्ति की बात करें तो दूसरी शक्ति इनकी हो जाती है सैन्य शक्ति। और इन दोनों शक्तियों को आपने पढ़ा कहां पे, आपने पढ़ा है अनुच्छेद 53 में। कहां पे पढ़ा, अनुच्छेद 53 में पढ़ा। इसके बाद देखें तीसरी शक्ति की बात करें तो एक को हम विधायी शक्ति कहेंगे। विधायी शक्ति में ही संसदीय शक्ति भी दिखती है इनकी, तो आप उसे संसदीय शक्ति भी कहिए, विधायी शक्ति को ही संसदीय शक्ति कहिए। चौथी शक्ति की बात करेंगे तो इनकी एक शक्ति आपको दिखाई देगी, उसे आप प्रशासनिक शक्ति कहेंगे। प्रशासनिक शक्ति के बाद आपको एक शक्ति दिखाई देगी, आपको न्यायिक शक्ति, उसे आप न्यायिक शक्ति कहेंगे। फिर इसके बाद आपको एक शक्ति दिखाई देगी जिसे आप कहते हो विदेश नीति की बात करते हो, जिसे आप विदेश नीति की बात, तो विदेश नीति या कूटनीति, की आप बात करते हो। अगर हम आपातकालीन शक्ति की बात करेंगे तो आप इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति की इसके बात करेंगे। आप इसके अगर दूसरी शक्ति की बात करेंगे तो आप इसके राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन के बाद आप जब बात करेंगे तो आप वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। 3 पर हम बात कर रहे हैं, इन 3 शक्तियों की बात चर्चा करनी है। ठीक है भैया, चलिए अब इसमें से ये 2 शक्ति के बारे में आप जानते हैं, और हमें पढ़नी कौन कौन सी शक्ति है उस पर यदि मैं बात कर लूं तो आपको पढ़नी है कौन सी शक्ति भाई, तो आपको पढ़नी है विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक शक्ति। ये 3 शक्तियां आपको पढ़नी है। बाकी जब मैं आपको आपातकाल पढ़ाऊंगा तब आपको ये तीनों भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हमें बात करनी है इनके पहली शक्ति विधायी शक्ति पे। पहली शक्ति विधायी शक्ति पर हमें बात करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं संसद के कितने अंग होते हैं, तो क्या बताएंगे? संसद के कितने अंग होते हैं तो क्या बताएंगे? देखिए सेना पे ना राष्ट्रपति की बात नहीं चलती है, सेना पर राष्ट्रपति के सेना के सर्वोच्च सेनापति की बात चलती है, इसलिए इसकी प्रशासनिक शक्ति अलग हो जाती है और सैन्य शक्ति अलग हो जाती है। ठीक है, उस पर भी चर्चा करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए संसद के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पे देखिए संसद के यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति संसद का एक अंग होगा, एक अंग होगा जिसके हस्ताक्षर के बिना, जिसके हस्ताक्षर के बिना, जिसके हस्ताक्षर के बिना, जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक, कोई विधेयक, कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्लियर है भाई? ये बात आपको पहले से पता है कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है जिसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अब मैंने कहा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो कोई कह रहा न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका होती है ना बाबा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और आपने जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात करी, वो शासन के 3 अंग है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, राष्ट्रपति संसद के सत्र को, संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र को क्या करता है भाई? आहूत करता है और सत्रावसान करता है, यानी संसद को सत्र में बुलाता है और उसके सत्र की समाप्ति की घोषणा करता है। क्लियर है भाई? अब देखिए, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करता है। इसके बाद देखिएगा, अगर हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तो तीसरा, आहूत का क्या मतलब होता है? बुलाना। आहूत का मतलब बुलाना, सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। क्लियर है? तो ये बात अगर आप आर्टिकल के आधार पर देखोगे तो ये बात अनुच्छेद 85 में दिया गया है। कहां पे? 85 में दिया गया है। अब ये जो तीसरा पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, ये कहां पे आएगा? तो अनुच्छेद 111 में आएगा। कहां पे आएगा? अनुच्छेद 111 में। क्या है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो पावर है? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है। पहला, अत्यांतिक या संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति। संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति, संपूर्ण निषेधाधिकार, इसे आप क्या बोलोगे? तो इसे आप बोलोगे एब्सोल्यूट वीटो पावर। इसे आप क्या बोलोगे? तो इसे आप एब्सोल्यूट वीटो पावर बोलेंगे। दूसरा होता है निलंबनकारी निषेधाधिकार की शक्ति। निलंबनकारी निषेधाधिकार, निलंबनकारी निषेधाधिकार, इसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। सस्पेंसिव वीटो पावर कहते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्ति के बाद जो तीसरा वीटो पावर आपके पास है, उसे हम कहते हैं जेवी निषेधाधिकार की शक्ति। जेवी निषेधाधिकार की, जेवी निषेधाधिकार की शक्ति, जेवी निषेधाधिकार की शक्ति, इसे आप कहेंगे पॉकेट वीटो पावर। पॉकेट वीटो पावर। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें क्या होगा कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से क्या कर देगा भाई? मना कर देगा कि इस विधेयक पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इसमें निलंबनकारी निषेधाधिकार में क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। कितनी बार? एक बार। यदि उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास पुनः भेजा जाए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए क्या जाता है? बाध्य। इतना बाध्य कि दोबारा भेजा गया विधेयक पास ही समझिए। पॉकेट वीटो पावर का क्या मतलब होता है? जेवी निषेधाधिकार का क्या मतलब होता है? तो जेवी निषेधाधिकार का मतलब होता है कि वह राष्ट्रपति के टेबल पर पड़ा रहेगा और इन निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग एक विधेयक पर एक ही बार करेगा। ठीक, चलिए आइए सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति। संपूर्ण निषेधाधिकार की, निषेधाधिकार की शक्ति, संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति, संपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति। अब देखिए भाई, संपूर्ण निषेधाधिकार की यदि हम शक्ति की बात करें तो यहां पे कहेंगे संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, ऐसा कभी हुआ क्या भाई किसी प्रस्ताव पे? तो कहेंगे 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान एक था तब पेप्सू का अर्थ अलग था, जिसकी राजधानी पटियाला को बनाई गई थी। ठीक है, जिसकी राजधानी किसकी बनाई? पटियाला को बनाई गई। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पेशावर और लाहौर पाकिस्तान में चला गया, यानी पेप्सू का 2 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। उसी से संबंधित यह कानून था। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्ति की बात करें, निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्ति की बात करें,
तो यहां पे हम कहेंगे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक को विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकेगा यदि वह विधेयक राष्ट्रपति के पास दोबारा आया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य होगा। यहां पे नीचे लिख सकते हैं नोट करके, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं करेगा। सवाल आएगा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेज सकता है। क्लियर में? जयंत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। और भैया कोई महिला है, सजनू खातून या सजीन खातिन, बेटा देखो ना, आप जो ये काम कर रहे हो ना कि नंबर शेयर कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, ये गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मेरी बहन भी होती तो मैं उसे शायद यही राय देता कि आप नंबर शेयर मत करिए, क्योंकि फिर आपके पास फोन जाएगा, फिर आप आरोप केजेस पे ही लगाओगे कि केजेस के लड़के बदतमीज हैं, ये है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग नंबर वगैरह शेयर मत करिए। अगर किसी को आज की डेट में ढूंढना है तो आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे गूगल करके उसके नाम का ढूंढ सकते हैं, सब मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सब मिल जाएगा उसका। लेकिन अब प्लीज, अब तो पेप्सू है नहीं ना, खत्म कर दिया। आप लोग जो नंबर शेयरिंग का काम कर रहे हैं प्लीज मत करिए, मैं ये मना कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि नंबर भी आपका है, देते रहिए, जिसे मन करे उसे दे दीजिए। ठीक है, आप लिया भाई, चले आगे। देखिए मैं आपका कमेंट जो करता हूँ ना, अपनी बोर्ड भरने के बाद ही पढ़ता हूँ। तो बेटा यहाँ केवल आपकी सिस्टर ही नहीं है ना, और अगर वो आपकी सिस्टर है तो आपका नंबर आपके उनके पास क्यों नहीं है? और अगर उन सिस्टर से बात करना इतना ही जरूरी है तो क्या नंबर ही शेयर करना जरूरी है? अगर आप किसी को चाहो तो उसे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, विधेयक क्या होता है? विधेयक एक प्रकार का प्रस्ताव होता है जिसे मैं आपको संसद विधानमंडल पढ़ाने के बाद, मुझे लगता है संडे को पढ़ाऊंगा या सैटरडे में आपको विधेयक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना सर जी? मुझे हंसी आ रही है आपकी बात से, कोई बात नहीं, हंस लीजिए, आप मुझ पर भी हंस सकते हैं, कोई मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। तीसरे में आएंगे जेवी निषेधाधिकार की शक्ति। जेवी निषेधाधिकार की शक्ति, जेवी निषेधाधिकार की शक्ति। चलिए, जेवी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो पावर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए यहां पे देखिएगा, जेवी निषेधाधिकार में कहेंगे संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, यह संविधान में निहित नहीं है। यह संविधान में निहित नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति कितने समय में हस्ताक्षर करेगा, यह संविधान में निहित नहीं है। अर्थात विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकेगा। अर्थात विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकेगा। ठीक है भाई? तो हमारे संविधान में निश्चित नहीं, अगर राष्ट्रपति के टेबल पे कोई विधेयक पड़ा है ना तो आराम से पड़ा रहेगा, राष्ट्रपति उस पर कितने दिन में हस्ताक्षर करेगा संविधान ने बताया ही नहीं, तो जब मन करेगा जिस दिन हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, आइए, डाक संशोधन विधेयक 1986 पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था।
ठीक है भाई, वीटो पावर या विशेषाधिकार वीटो पावर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 123 1 2 3। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, अध्यादेश इसे हम अस्थायी कानून भी कहते हैं भैया, अस्थायी कानून भी इसे हम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो देखिएगा। देखिए अध्यादेश, सबसे पहला सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करेगा। तो यहां पे आप तुरंत कहेंगे जब संसद का कोई एक सदन, कोई एक सदन या दोनों सदन, या दोनों सदन सत्र में नहीं हो, सत्र में नहीं हो। तो जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति संसद के विधि बनाने के शक्ति के बराबर, विधि बनाने के शक्ति के बराबर एक अस्थायी कानून, एक अस्थायी कानून जारी कर सकेगा, जारी कर सकेगा, एक अस्थायी कानून जारी कर सकेगा, जिसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। पहला सवाल अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, 123 में। 123 में क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अध्यादेश संसद, राष्ट्रपति कब जारी करेगा, तो जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं हो तो वह अध्यादेश जारी करेगा। चलिए इतना तक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह कौन सी सूची के विषय पर कानून बना सकता है, तो जिन जिन सूची के विषय पर संसद कानून बनाता है उन सभी विषयों पर वह कानून बना सकता है। देखिए भाई, कोई बच्चा कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग अमेंडमेंट पे नहीं करेगा। बेटा मैंने ये बात पढ़ाई, जो आप लगता है कि मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपना ही पढ़ रहे हैं, तो आपको अपना पढ़ाई मुबारक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं आपकी जानकारी और नॉलेज से। लेकिन मैंने आपको बताया कि धन विधेयक और संविधान संशोधन के विधेयक पर वह केवल निलंबनकारी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, बाकी अन्य दोनों वीटो पावर का वह प्रयोग कर सकता है। मैंने ये बताया। बाकी भाई आप, अगर मैं जानता हूं कि एईडीओ का बैच है, बीपीएससी के आप स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी काफी अच्छी भी है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है, मेंस परीक्षा भी दिया है, ठीक है, तो प्लीज आपसे ज्यादा जानकार मैं नहीं हो सकता, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। चलिए आइए मुद्दे पे आते हैं। तो कानून जारी कर सकेगा जिसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहते हैं। अब देखिए भैया दूसरा पॉइंट क्या कहेगा, तो दूसरा पॉइंट कहता है संसद के सत्र में आते ही, संसद के सत्र में आते ही 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त करना, अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक, अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक। ठीक, यदि अनुमोदन नहीं मिला तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा, यदि अनुमोदन नहीं मिला तो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा, संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा, 6 माह का अंतराल होगा। अधिकतम शब्द का मतलब होता है कि 6 माह से अधिक किसी साल में नहीं, किसी भी हाल में नहीं हो सकता। 6 माह का अंतराल होगा, जिसे दीर्घावकाश कहते हैं, जिसे दीर्घावकाश कहते हैं, जिसे दीर्घावकाश कहते हैं। तो संसद के एक सत्र से दूसरे सत्र के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतराल होगा, जिसे हम दीर्घावकाश कहते हैं। अर्थात अध्यादेश की अधिकतम अवधि, अर्थात अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह बराबर 7.5 माह होगा। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है फिर, 6 माह प्लस 6 सप्ताह बराबर 7.5 माह हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये पॉइंट भी आपका एक क्लियर हो गया। कोई बालक कह रहा था कि 1961 में राष्ट्रपति ने अध्यादेश का प्रयोग किया था। अध्यादेश का प्रयोग कई बार किया गया है, लेकिन 1961 में अध्यादेश का प्रयोग नहीं किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे संयुक्त अधिवेशन का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे अध्यादेश आप कर रहे हैं, ना कि संयुक्त अधिवेशन, ठीक है भाई। अब देखिए प्रश्न यहाँ से घुमा के क्या पूछेगा भाई, कि राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे विषय पे जारी कर सकता है, तो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जारी कर सकता है, ठीक है भाई। चलिएगा आगे। अब आप हेडिंग बनाइएगा प्रशासनिक शक्ति या कार्य। प्रशासनिक कार्य की बात करेंगे कि राष्ट्रपति का प्रशासनिक कार्य क्या होता है। राष्ट्रपति का प्रशासनिक कार्य सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे घर में बैठे दादाजी का होता है। क्लियर है? जैसे हमारे घर में बैठे दादाजी का होता है। जैसे पहला पॉइंट देखिएगा, हमारे दादाजी क्या करते हैं भाई, कि हमारे घर में अगर कोई भी कार्य प्रयोजन किया जा रहा है सब दादाजी के नाम पर किया जाएगा। आपकी शादी भी होगी और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग दादाजी के रूप में विद्यमान है तो निमंत्रण पे सबसे ऊपर नाम उसी का छपा रहेगा। किसका? उन्हीं का, दादाजी का। क्लियर है भाई। अब देखिए यहां पे संघ की कार्यपालिका की, संघ के
कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। तो संघ के कार्यपालिका की समस्त कार्यवाही किसके नाम पर की जाएगी? तो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। क्लियर हुआ भाई? ये बात आपको कहां पे देखने को मिलेगा? तो ये बात आपको अनुच्छेद 77 में देखने को मिलता है। दूसरा देखिएगा, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दादाजी से अगर मान लीजिए आपकी शादी की बात चली, चर्चा चला, तो अगर आपकी शादी की चर्चा चली तो आपके दादाजी से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि समस्त अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। समस्त अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। क्लियर है भाई? तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखिए किसी के दादाजी ना बहुत गुस्सैल होते हैं। यदि आप घर में अपने मन से कोई काम कर दीजिए तो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। ये अपने मन से कैसे काम कर दिया ये? चलो अगर तुम लोगों को अपने मन से रहना तो मेरा घर छोड़ो, हटो यहां से, जाओ जाके कहीं और रहो, अपना मनमानी करो। इतना गुस्सा है किसी के दादाजी? चलिए भाई देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकेगा। ठीक है भाई? आगे देखिएगा, अगर हम आगे की बात करें तीसरे पॉइंट पे, तो चौथे पॉइंट पे घर में दादाजी ना ढेर सारी नियुक्तियां करते हैं। तो यहां पे आप कहेंगे संघ के महत्वपूर्ण पदों जैसे महान्यायवादी, कैग अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राजदूत, उच्चायुक्त, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। इन लोगों की नियुक्ति करना भी किसका काम है भाई? राष्ट्रपति का काम हो जाता है। इन लोगों की नियुक्ति करना किसका काम हो जाता है? तो इन सभी लोगों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति का काम हो जाता है। क्लियर है भाई? इतनी बात समझ आ गई होगी। और ये सारे काम राष्ट्रपति के कैसे काम है? तो ये सारे राष्ट्रपति के प्रशासनिक काम हो गए। अब हमें राष्ट्रपति की जो शक्ति पढ़नी थी इस चैप्टर में, उसकी आखिरी शक्ति पर बात करेंगे, क्योंकि आपातकालीन शक्तियां आपातकाल में ही हम पढ़ेंगे। चलिए, तो उसकी आखिरी शक्ति जो हमें पढ़नी थी वो थी आपकी न्यायिक शक्ति। अगर हम न्यायिक शक्ति की बात करें तो न्यायिक शक्ति में सबसे पहली जो शक्ति पढ़ेंगे वो होगा अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। क्लियर है भाई? राष्ट्रपति किस पर क्षमादान दे सकेगा उसके बारे में हमें बात करनी है। राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति पर बात करनी है। तो यहां पे हम सबसे पहले पॉइंट पे आएंगे तो कहेंगे राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण, निलंबित व प्रवलिम्बन, विराम व प्रवलिम्बन कर सकेगा। ठीक है भाई? दूसरे पॉइंट में आता है यह अपराध व अपराध सिद्धि दोनों से मुक्ति प्रदान करेगा। तो यह अपराध व अपराध सिद्धि दोनों से आपको क्या देता है? मुक्ति प्रदान करता है। आसान हिंदी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में दीपक भैया। ठीक है? मुक्ति प्रदान करेगा। आगे देखिए, यह मृत्युदंड पर क्षमादान
क्षमादान दे सकेगा, यानी मृत्यु दंड पर पूर्णतः माफी, क्षमादान दे देगा एकदम माफ। चलो भैया, मृत्यु दंड पर ये क्या दे देगा? क्षमादान दे सकेगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा। तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दिया तो उसकी न्यायिक जांच कौन करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट कर सकेगा। आगे देखिए भाई, सेना का सर्वोच्च सेनापति होने के कारण, राष्ट्रपति होने के कारण नहीं, सेना का सर्वोच्च सेनापति होने के कारण सेना का सर्वोच्च सेनापति होने के कारण सेना द्वारा दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकेगा। क्लियर भाई? आइए भाई, कुछ बच्चे कह रहे हैं गुरुजी थोड़ी सी हिंदी आसान करनी थी। चलो भैया, यहां पे एक आसान सी हिंदी, क्षमा का मतलब माफी होता है, तो माफ करेगा। एक शब्द आया परिहार, परिहार करेगा जब तो समय में परिवर्तन करेगा। परिहार करेगा तो क्या करेगा भाई? समय में परिवर्तन करेगा ये, ठीक। जब यह परिहार करेगा तो यह क्या करेगा? समय में परिवर्तन की बात करेगा। समय में परिवर्तन का क्या मतलब होता है भाई? जैसे मान लीजिए आपको सजा 3 साल की दी गई है, तो 3 साल की सजा को 3 माह, 6 माह, 1 साल की कर देगा। इसी को हम कहते हैं परिहार। परि मतलब दूसरे में परिवर्तन, ठीक, तो परिहार कर दिया। लघुकरण जब करेगा, जब क्या करेगा? लघुकरण करेगा। तो लघुकरण करेगा तो दंड के प्रकृति में परिवर्तन, दंड के प्रकृति में परिवर्तन। दंड के प्रकृति में परिवर्तन का क्या मतलब होता है? तो दंड के प्रकृति में परिवर्तन का मतलब होता है कि आपको यदि मृत्यु दंड दिया गया तो मृत्यु दंड को चेंज करके क्या कर देगा? आजीवन कारावास कर देगा या कारावास कर देगा। यदि आपको आजीवन कारावास दिया गया है तो उसे कारावास या जुर्माना में बदल देगा। उसी को हम कहते हैं दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। जैसे मृत्यु दंड है तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास या कारावास कर देगा कि कारावास की सजा दी जाए। अगर आजीवन कारावास की आपको सजा मिली तो कारावास में कर देगा। यदि आपको कारावास की सजा मिली तो केवल जुर्माना कर देगा, खाली जुर्माना भर दो, जाने दो, छोड़ दो। क्लियर है? अब देखिए, विराम का मतलब होता है कि सजा पर रोक। जैसे फांसी पर विराम, फांसी पर विराम यानी कुछ समय के लिए फांसी की सजा क्या हो गई? टल गई। प्रवलिम्बन शब्द का क्या मतलब होता है? तो प्रवलिम्बन शब्द का मतलब होता है कि मामले की सुनवाई या दंड पर अभी रोक लगा है, दंड पर रोक लगा रहेगा, कुछ समय के लिए दंड पर रोक लगा रहेगा। अगर हम बात करें निलंबन की, तो निलंबन का मतलब क्या होता है? तो जैसे मान लीजिए वह जमानत पर छूट कर घूम रहा है या वह पैरोल पर छूट कर घूम रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम निलंबन कहते हैं। क्लियर हो गया भाई? बात समझ में आ गई? अब क्षमादान में कोई क्वेरी, एक क्वेरी हो सकती है कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की न्यायिक जांच कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट। मतलब यह देखा जाएगा कि कहीं राष्ट्रपति ने गलत क्षमादान गलत व्यक्ति को तो नहीं दे दिया भैया। तो इसलिए अब उसे क्या करेगा? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति को उच्चतम न्यायालय रोक लगा देगा और उसका जो पुराना अपराध चल रहा होगा या पुराना दंड जो मिला होगा वही दंड फिर बहाल हो जाएगा। ठीक है? हाँ, उसको प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, लेकिन मर्सी पिटीशन आपको राष्ट्रपति के पास डालना पड़ेगा। फिर वो मर्सी पिटीशन पहुंचेगा गृह मंत्री के पास, फिर गृह मंत्री भेजेंगे राष्ट्रपति के पास। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इनके दूसरी शक्ति, न्यायिक शक्ति में दूसरी शक्ति की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 143 की बात करते हैं। अनुच्छेद 143 में आपका आता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति। सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति आती है। ठीक है भैया, सलाहकारी क्षेत्राधिकार की शक्ति किसमें आती है? अनुच्छेद 143 में आती है। इसे हम परामर्शी क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसे हम परामर्शी क्षेत्राधिकार कहते हैं। 143 का मतलब भी आप सभी जानते ही होंगे, आई लव यू होता है ना? तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, किसी लड़की को आई लव यू बोला, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो लड़की सैंडल उतारकर आपको पीट पाट दे, या तो मुस्कुराते हुए हाँ बोल दे। दो ही चीज हो सकती है। यानी कि अगर आपने किसी महिला को लव यू बोला तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्रेम करे, बाध्य नहीं है। यहां पे देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह इस मामले में भाई, विधिक मामले में ले सकेगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अरे लड़की बोली आदित्य राजपूत भैया तो खुद को देवानंद से कम थोड़ी समझेंगे आप? मुझे तो लड़की खुद सामने से बोल रही है। तो यहां पे केवल एक तरफा प्यार की बात हुई है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ इलू चल रहा है, बस इतना जानिए। अब देखिए, यदि घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया हो तो आप चाहे आई लव यू बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, उधर से भी मुस्कुरा के हाँ ही होगा, है कि नहीं? अगर घर वालों ने कोई रिश्ता तय कर दिया आपका किसी महिला के साथ, तो आप चाहे उसे आई लव यू बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? देखिए भाई, यदि मामला संविधान लागू होने से पूर्व का है, तो मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए
सलाह देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये दोनों लाइन? अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी दहेज ना देना पड़े इसीलिए विवाह तय कर दिया। अब लड़का कैसा था भाई? तो कहेंगे बर बीसा 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 था, देखा एक कैदीसा था, चले टांग फटकारी था। बर बीसा 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 का मतलब 20 यानी 60 साल का था, देखा एक कैदीसा यानी काना था, चले टांग फटकारी यानी विकलांग था। लेकिन पिताजी ने इसलिए आपकी शादी तय कर दी कि उन्हें दहेज नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या तब भी विवाह करेंगे? तो कहेंगे नहीं। तो कहेंगे यदि राजनीतिक मामला हो, यदि राजनीतिक मामला हो तो राष्ट्रपति सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो राष्ट्रपति सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो यदि मामला राजनीतिक हो गया तो राष्ट्रपति आपको सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। जैसे 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने जैसे 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राम मंदिर पर सलाह मांगा था। राम मंदिर पर सलाह मांगा और राष्ट्रपति ने इसे राजनीतिक कारण बताकर सलाह देने से मना कर दिया था। ठीक ना? चलिए भाई, तो आज के सेशन में राष्ट्रपति मेरी तरफ से फिनिश है। इसमें केवल राष्ट्रपति की लिस्ट बच जाती है। तो लिस्ट बनवाना जरूरी है या राष्ट्रपति को आप क्रम से याद किए हुए हैं कि भारत के पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे? वो लिस्ट बनवा दूं मैं या वो आप खुद से बना लेंगे? बस उतना ही बाकी रह गया इस टॉपिक में। बाकी सारा चीज मेरी तरफ से थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट है। ठीक है, लिस्ट बनवा देंगे। ठीक है, तो कल आते ही पहले राष्ट्रपतियों की लिस्ट बनवा देंगे कार्यकाल सहित। उसके बाद उपराष्ट्रपति, संघ का मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और महाधिवक्ता, इन तीनों टॉपिक को निपटाने की कोशिश करेंगे। लास्ट लाइन समझ में नहीं आया? मैंने कहा अगर राजनीतिक कारण हो, कोई राजनीतिक मामले पर बात चल रही हो, अगर उस पर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो वो किसी भी दशा में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होगा। राजनीतिक मामले में सलाह नहीं दे सकता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इतनी सी बात साफ हिंदी में लिखी है, फिर भी आप कैसे कहते हो? समझ नहीं आता यार। और मैंने इतना एग्जांपल दे देकर एक लाइन समझाई है, फिर भी नहीं, आप कह रहे हो कि नहीं समझ में आया। इसका मतलब आपका ध्यान क्लास में कम, कमेंट पे ज्यादा था। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।